हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। Our alliance will be called Indian National Developmental Inclusive Alliance. आप देख रहे हैं अपना चैनल समाचार कक्ष और मैं हूं मुफीद जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एनडीए बनाम इंडिया, यानी 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों और दिल्ली के अशोका होटल में सत्ता पक्ष में शामिल होने वाले बहुत से नए नवेले और कुछ पुराने 38 दलों की जो बैठकें हुई और उनके बाद जो दो गठबंधनों का स्वरूप बना, वो किस तरह 2024 में मुकाबला करेंगे और इन बैठकों में क्या क्या बात सामने निकल के आई, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और सियासत कहाँ तक पहुंच गई है, क्या ये जो सियासत आज हो रही है, क्या वाकई ये जनता के लिए हो रही है, इस देश के लिए हो रही है, या सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हो रही है। ये लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई है, या ये लोकतंत्र को कायम रखने और संविधान पर चलते रहने की लड़ाई है, या ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित जुमलेबाजी की लड़ाई है। ये सब बातें आपको आगे इस वीडियो में चर्चा में मिलेंगी। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमें ज्वाइन करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जो बैठकें हुई हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि उनका नतीजा क्या हो सकता है। कभी हलीफ बनाएंगे सारी दुनिया को, कभी हलीफ बनाएंगे सारी दुनिया को, कभी कहेंगे हमारी रकीब दुनिया है। कभी हलीफ बनाएंगे सारी दुनिया को, कभी कहेंगे हमारी रकीब दुनिया है। यही है आजकल जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी गठबंधन हैं, उनका हाल। और जनता का क्या हाल है कि हम ऐसे सादा दिलों की समझ में क्या आए, हम ऐसे सादा दिलों की समझ में क्या आए। सियासतों की ये दुनिया अजीब दुनिया है, सियासतों की ये दुनिया अजीब दुनिया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई। उसमें कांग्रेस पार्टी, जनता दल यू, शिवसेना उद्धव ठाकरे, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बहुत सी दूसरी पार्टियां, अपना दल, जयंत चौधरी के आरएलडी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहुत से दूसरे दल, कुल मिलाकर 26 दलों की बैठक हुई। उसमें एक बात सामने आई कि ये जो दल का गठबंधन होगा, जो विपक्षी पार्टियों का ये गठबंधन है, इसका नाम इंडिया होगा और अब इंडिया का मुकाबला मोदी से होगा, एनडीए से होगा। इंडिया का मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बताया गया है कि पहले इसमें डेवलपमेंटल की जगह डेमोक्रेटिक था, लेकिन कुछ पार्टियों को इस पर एतराज़ था और ये कहना चाहते थे कि डेमोक्रेटिक तो पहले भी अलायंस में और एनडीए में भी डेमोक्रेटिक है, तो इसमें कोई चीज़ नई चीज़ की जाए और विकास से इसको जोड़ा जाए। तो उसमें डेवलपमेंटल एक सहमति बनी और डेवलपमेंटल इसका जोड़ा गया और इस तरह ये इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हुआ, यानी इंडिया। इसमें कई नेताओं ने, जब सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें 4-5 नेता बोले। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका ब्यौरा रखा। ममता बनर्जी ने भी कहा कि अब हम पूरी जो लड़ाई विपक्ष की होगी इस इंडिया के बैनर तले होगी, जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी मीटिंगें होंगी, जो भी प्रचार अभियान होगा, जो भी क्या नाम होगा, वो सब इसके होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि अगली बैठक बॉम्बे में होगी और उसमें 11 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा की जाएगी। वो 11 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और जो भी प्रोग्राम इंडिया आगे चलाएगा, अपना प्रदर्शन, रैली, जलसे, जुलूस, वो सब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ तक संयोजक की बात है, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो संयोजक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी
आपस में विचार करेगी और इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन होंगे ये सब होगा। अब मेरा कहना यह है कि क्या वाकई जिस तरह से उन्होंने नाम रखा है, क्या सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से ही मोदी और एनडीए का मुकाबला हो सकता है? मैं समझता हूँ अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि इन्होंने जो स्लोगन दिया था इस बैठक का, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, उसका कुछ स्लोगन यही था, वी स्टैंड यूनिटी। तो देखना यह है कि ये इस पर कितना आगे चल पाते हैं वी स्टैंड यूनिटी पे। अभी बहुत सी अगर मगर इसमें जो राजनीतिक विश्लेषण है वो बता रहे हैं, जो विदेश में जो बहुत से विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये सब इंडिया के नाम से ही नहीं होगा, मोदी एक बड़ी ताकत है, मोदी एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं। बिल्कुल सच बात है, मोदी एक बड़े लोकप्रिय नेता हैं, उनकी लोकप्रियता के आगे कोई दूसरा नेता नहीं है। इसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि मोदी के सामने फेस खड़ा करना, क्योंकि गोदी मीडिया बराबर ये नैरेटिव बना रहा है। कल जो मीटिंगें हुई, बहस हुई, उसमें भी जो चर्चाएं मीडिया चैनलों पर, गोदी मीडिया चैनलों पर हुई, उसमें भी बार बार एंकर के जरिए यही कहा गया कि भाई आपके पास कोई फेस नहीं है मोदी का मुकाबला करने के लिए, आप क्या करेंगे जब आपके पास कोई फेस ही नहीं है। यानी ये जनता में एक बात डालने की कोशिश की गई कि साहब मोदी के मुकाबले में भले ही इन्होंने एक गठबंधन बना लिया, इंडिया नाम रख लिया, लेकिन चेहरा नहीं है। और इसी तरह एनडीए से ये नहीं पूछा गया कि सीट शेयरिंग आप कैसे करेंगे, लेकिन इंडिया के प्रवक्ताओं से ज़रूर पूछा गया कि आप किस तरह से सीट शेयरिंग करेंगे। तो ये तो बात हुई इंडिया की जो मीटिंग कल हुई थी। एक बात ज़रूर है कि विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन ने शुरुआती एक लड़ाई ज़रूर जीत ली है परसेप्शन की। यानी अब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या इंडिया का कोई प्रवक्ता इंडिया का जब जिक्र आएगा तो वो ये नहीं कह पाएगा कि इंडिया भ्रष्ट है, इंडिया में शामिल लोग भ्रष्ट हैं, इंडिया में शामिल लोग परिवारवादी हैं, इंडिया में पूरा इंडिया भ्रष्ट है। ये एक परसेप्शन की लड़ाई एंड इंडिया ने जीत ली है विपक्षी पार्टियों ने। और जो मोदी सुबह ही सुबह एक वीडियो जारी करते हैं सावरकर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम के बारे में ना बोलकर सिर्फ विपक्ष पर हमला करते हैं विपक्ष की बैठक से पहले, और विपक्ष को भ्रष्टाचारी परिवारवादी करार देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शाम को अपनी दलों की बैठक में बोलते हैं तो वो अपने कहते हैं कि हम अपनी मेहनत से, हम अपने लगन से, हम दिन रात मेहनत करेंगे और हम इस एनडीए को जिताएंगे, और एक माहौल बन रहा है और इंडिया ये जीतेगा। आप यहाँ पर मैं इस वीडियो में जो इंडिया के नेताओं ने कुछ बातें कही ना, जो एनडीए के दलों को संबोधित करते हुए अशोक टोल में क्या कहा, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। This meeting is important because we want to save India as we know what India is. And I think India is under a tremendous assault today, multidimensional. And the country has to be saved in order to change it for the better. Get relieved from the Hindutva forces in India and to protect secularism. That is very important. That is for that purpose the meeting is conducted. जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। Friends,
this is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. That is INDIL. And this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. So I thank you very much them, because I'm the host state, and it is a great achievement for us that all 26 parties together, they solve many problems of the country. लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है, और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country. आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने
एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस पार्टी को, सीतारामैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आज की ये मीटिंग होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि एनडीए की जो बैठक थी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट, जो पशुपति पारस और चिराग पासवान, अजीत पवार एनसीपी के, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, एआईएडीएमके के नेता और बहुत से ऐसी पार्टियों के नेता थे जिनका नाम या नेता की शक्ल नहीं जानते हैं, ना बहुत से मीडिया कर्मी जानते हैं, ना भाजपा के नेता उनको जानते हैं, उन पार्टियों के नाम जानते हैं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर, अपना दल और एक कुशवाहा, जीताराम मांझी, ये सब जाने पहचाने चेहरे हैं, ये भी उसमें शामिल थे। एक अकाली दल बादल से टूटकर एक दल बना है अकाली दल ढींसा, तो वो ढींसा साहब थे, और साहब अठावले थे रिपब्लिकन पार्टी जो पहले से ही एनडीए में शामिल है। तो ये सब चीज़ें इसमें थीं। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता
एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। एनडीए की बैठक में जो दल शामिल हुए उनमें आप देखेंगे, इससे पहले आपने ये देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए क्या क्या, और जो इंडिया की जो बैठक हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कही। उससे पहले ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, लालू यादव, नीतीश कुमार, सब ने क्या क्या बातें कही। तो ये सब आपने देखा। अब मैं बताता हूँ कि एनडीए में जो 38 दल शामिल हैं उनमें जिनके मैंने नाम बताए और बहुत सौ के नाम नहीं बता पाया हूँ मैं, उनमें 37 दल ऐसे हैं जिनके 2 करोड़ वोट थे 2019 में कुल मिलाकर, और भाजपा के थे 22 करोड़ वोट, यानी 24 करोड़ वोट ये इन 38 दलों के थे। और इनमें 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनका लोकसभा में कोई एमपी नहीं है, और बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिनका अपने राज्य विधानसभा में कोई विधायक भी नहीं है। इसी तरह जो इंडिया वाले हैं, जो इंडिया की बैठक हुई है उसमें जो 26 दल शामिल हैं उसमें भी 11 पार्टियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 5 एमपी हैं लोकसभा में, जिनमें 6 पार्टियों का तो कोई एमपी नहीं है, 5 का एक एमपी है। जहाँ तक वोट प्रतिशत का सवाल है 2019 में इनको मिला तो कांग्रेस को मिला था 12 करोड़ कुछ, यानी 10 लाख के करीब या 12.5 करोड़ के करीब। और जो बाकी इस इंडिया में जो शामिल हैं 25 पार्टियां, इनका वोट था 13.5 करोड़ के करीब, यानी 26 दलों का जो वोट था 2019 में वो 25 करोड़ के ज़्यादा था, और एनडीए के जो 38 दल हैं उनका वोट 24 करोड़ कुछ था। तो आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा इसमें गठबंधन मजबूत है और 2024 में क्या मतलब इंडिया जो है वो एनडीए को हराने में सक्षम हो पाएगा। जहाँ तक मेरी राय है वो ये है कि इंडिया ऐसे ही मोदी को हराने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया मतलब जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उसके नेता तो यही कह रहे हैं कि भारत बनाम मोदी मुकाबला है, भारत बनाम एनडीए मुकाबला है, इंडिया बनाम मोदी मुकाबला है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसके लिए मोदी को हराने के लिए उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये आसान नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है इसमें, क्योंकि इनके यहाँ विवाद बहुत है, स्टेट लेवल पर बहुत ज़्यादा विवाद है। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने मीटिंग के बाद ही कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम एक साथ लड़ेंगे वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी। इसी तरह यूपी में भी है, इसी तरह दूसरे राज्यों में भी है, पंजाब में है, दिल्ली में है। लेकिन उसके मुकाबले एनडीए इस मामले में सहज है, क्योंकि उनके पास एक सशक्त नेतृत्व है। एनडीए को महाराष्ट्र और बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, शिवसेना और बीजेपी 3 पार्टियां हैं। वहां पर उनको सीटों के बंटवारे में अलग अलग दावों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह बिहार में भी उनको कई दलों को साधना है। कुशवाहा हैं, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस हैं, और अब वो वीआईपी के साहनी को भी मिलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है। इस सब के बावजूद भले ही ये 26 दलों का गठबंधन परसेप्शन के मामले में और सक्रियता के मामले में प्रारंभिक तौर पर आगे नज़र आ रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है और जो उनका नेतृत्व है और उनको सबको जो वो साधे हुए हैं, और उनके सामने
ना तो भाजपा का कोई नेता बोलने की हिम्मत करता है, ना सहयोगी दल जो उनके साथ हैं वो बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। तो इसलिए उनको इन महाराष्ट्र और बिहार की चुनौतियों के बावजूद मजबूती एनडीए इंडिया के खिलाफ, मतलब विपक्षी गठबंधनों के खिलाफ रहेगी। हालांकि जब ये लोग मैदान में उतरेंगे, क्योंकि विपक्षी दल जो हैं वो बेरोजगारी, सांप्रदायिक तनाव, नफरत, महंगाई, महिला सुरक्षा, बैकवर्ड के जो जातीय जनगणना है वो वाला मुद्दा, यानी मंडल वाला मामला जो है उसको भी आगे करेंगे। तो ये सब चीज़ों का चुनौती एनडीए को इंडिया से मिलने वाली है। अब ये तो समय बताएगा कि अभी बहुत समय है और आगे आगे क्या करते हैं। मुंबई की जो इंडिया की बैठक होगी उसमें क्या निकल के सामने आता है, और एनडीए में तो बहुत कुछ निकल के सामने आने की गुंजाइश नहीं है। वो एनडीए चाहे वो मतलब ऐसी पार्टियों का गठबंधन हो गया हो, लेकिन एक उन्होंने गिनती के हिसाब से इंडिया पे ज़रूर बढ़त बनाई है कि उनके यहाँ 26 दल हैं तो हमारे यहाँ 38 दल हैं। तो मैं समझता हूँ इस सब के बावजूद आगे जो आने वाला समय है वो दोनों गठबंधनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ना तो एनडीए के लिए कोई आसान है और ना ही इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया के लिए बड़ी चुनौती यूँ है क्योंकि उसमें ज़्यादातर दल अपने अपने स्टेट में वज़न रखने वाले हैं, जबकि एनडीए में जो ज़्यादातर दल हैं उसमें बहुत छोटे छोटे दल हैं और बहुत बड़ा असर अपने राज्य में नहीं रखते हैं, बल्कि कुछ छोटी छोटी या जातियों पर या 1 लाख 2 लाख 50 लाख वोटर्स पर असर रखते हैं। अब देखना है कि दोनों गठबंधन मैदान में किस तरह एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। मैं मुफीज जिलानी आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि निष्पक्ष, निर्भीक और आपकी सच्ची आवाज़ जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक पहुँचे और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब मिलकर एक मजबूत ताकत बने। शुक्रिया।